मॉर्निंग बच्चों। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग प्रस्तुत ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपको अभी सारे ऑनलाइन शिक्षा में किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस प्रकार से हमें उसमें उत्तर देने हैं, ये सब आप सीख गए होंगे। तो आज हम एक पीपीटी के द्वारा यहाँ पर हमारा आज का लेसन पढ़ने वाले हैं। मेरा थोड़े में आपको परिचय कराती हूँ। मैं गुरु नानक नगर मनपा हिंदी शाला कुर्ला पश्चिम यहाँ पर पढ़ाती हूँ। मेरा नाम है कल्पना पाटिल और बच्चों आज का दिनांक है 6 नवंबर 2020। आज का सुविचार है, सुंदर हस्ताक्षर ही असली गहना होता है। देखो, छात्र जीवन में हस्ताक्षर को बहुत महत्व है। हमारा हस्ताक्षर कैसा होना चाहिए? एकदम मोतियों के दाने जैसा होना चाहिए। तो आप अपने हस्ताक्षर पर ध्यान दो, यही मुझे आपको इस विचार से बताना है। तो सुंदर हस्ताक्षर ही छात्र जीवन में या हमेशा हमारा एक असली खूबसूरत गहना बनकर रहता है। तो आज हम हिंदी व्याकरण में ही और एक नए घटक का परिचय करने वाले हैं। वो घटक हम आगे देखेंगे। उस घटक का नाम है उद्देश्य और विधेय। उस घटक का नाम है उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य विधेय। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब उद्देश्य विधेय, आपके मन में प्रश्न आए होंगे कि उद्देश्य विधेय है क्या। तो उसकी मूल शुरुआत को हम देखते हैं कि उद्देश्य विधेय क्या है। अब वाक्य कैसे बनता है? वाक्य कैसे बनता है? हमें पहले क्या सीखना है? वाक्य कैसे बनता है। आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है ना? इसको इंग्लिश में कैटरपिलर बोलते हैं। अच्छा लग रहा है ना आपको चित्र? तो उस चित्र का आप निरीक्षण करो कि उस चित्र में कुछ शब्द लिखे हुए हैं बच्चों। जैसे पहला शब्द क्या है? ध्वनि। दूसरा क्या है? वर्ण। दूसरा क्या है? वर्ण। तीसरा है शब्द और चौथा क्या है? वाक्य। ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य। अब ध्वनि से वाक्य तक हमें पहुंचना है और वाक्य कैसे बनता है वो हमें देखना है। अब पहला जो है ध्वनि, उस ध्वनि को, ध्वनि ये भाषा की सबसे लघुतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। अगर ध्वनि ना हो तो हमारे भाषा का कोई भी मतलब नहीं है। ध्वनि सबसे महत्वपूर्ण है मौखिक भाषा के लिए, इसीलिए ध्वनि को मौखिक भाषा की छोटी इकाई कहा जाता है। अब आप जब कक्षा में आते हो, शुरुआत होती है आपकी शालेय जीवन की, तब आपको टीचर या सर पहले क्या पढ़ाते हैं? वर्णमाला पढ़ाते हैं, है ना? आपको उच्चारण सिखाते हैं। तो ये जो ध्वनि है, जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है, मुंह से निकलने के बाद उसको जब हम लिखित रूप में लिखते हैं, जब हम उसको लिखित रूप में लिखते हैं, उस वक्त वो किस में बदल जाता है? वर्ण में बदल जाता है। जब ध्वनियों का समूह बनता है और उस ध्वनियों के समूह को हम क्या करते हैं? लिखते हैं, लिखने वाला रूप देते हैं, तो क्या बन जाता है? वर्ण। अब वर्ण बनने के बाद ये जो वर्णों का समूह होता है, अभी वर्ण, वर्णमाला, ये शब्द भली भांति बच्चों को परिचित होता है। वर्णमाला अ, आ, ई, है ना? लिखते हो पहले आप क, ख, ग, घ, है ना? तो ये जो अ, आ, ई, ये जो है वो स्वर है और
का, खा, गा, घा, टा, ठा, ये सारे क्या है? व्यंजन है। तो ये जो स्वर है इनको स्वर वर्ण बोलते हैं और क, ख, ग, घ इनको व्यंजन वर्ण बोलते हैं। तो ये लिखित रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो इन जब वर्णों का क्या होता है? सार्थक एक समूह बनता है। तो सार्थक समूह बनने पर क्या बन जाता है? शब्द। देखो हमारी गाड़ी कैसे आगे बढ़ रही है। ध्वनि, ध्वनि से बना वर्ण, वर्ण से बना शब्द। जैसे कमाल, समझो क है व्यंजन, म है और ल है। तो ये जो वर्ण है, ये वर्ण जब एक साथ हम लिखेंगे तो क्या बनेगा? शब्द बनेगा। तो ये जो शब्द है वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। और जब शब्द जो होते हैं, शब्दों का समूह, सार्थक समूह जो होता है वो वाक्य होता है। जैसे राम घर जाता है, तो इसमें शब्द आ गए राम घर जाता है, ऐसे 4 शब्द आ गए। तो ये 4 शब्द जब अर्थपूर्ण रीति से क्रम में लिखे जाते हैं तो उसका क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। तो वाक्य कैसे बनता है ये आपको इस चित्र से एकदम आपके मन में छप जाएगा और आप कभी नहीं भूलोगे इस कैटरपिलर को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। मैंने आपको बताया कि वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है और उससे भी छोटी इकाई ध्वनि मानी जाती है। और वर्ण जो होता है, इस वर्ण के हम टुकड़े नहीं कर सकते। जब 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक सार्थक समूह बनता है तो वो सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ये मैंने आपको अभी समझाया। अब शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है और वाक्य के इसी सार्थक समूह में उद्देश्य और विधेय अलग अलग होते हैं और इनका विस्तार जो है वो भी वाक्य में होता है। अब वाक्य के जो अंग है वो क्या है? जो वाक्य जो है उस वाक्य की परिभाषा क्या है वो हम पहले देख लेते हैं, फिर हम उद्देश्य और विधेय की तरफ जाएंगे कि वो भाग क्या है। अब यहाँ पर देखो, वाक्य की परिभाषा हम समझ लेते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह जब पूरा भाव या विचार प्रकट करता है तब उसे वाक्य कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, 2 या 2 से अधिक, 2 शब्द हो या 2 से ज्यादा शब्द हो, तो जब वो समूह में आ जाते हैं और समूह जब हमें कोई भाव दर्शाता है या उसमें से हमें कोई विचार बतलाता है, विचार प्रकट करता है, तब हम उसे वाक्य कहते हैं। देखो, हर वाक्य जो होता है वो वाक्य को एक अर्थ होता है, उसको एक भाव होता है और वो वाक्य हमें कुछ ना कुछ बताता है। अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर उदाहरण देखो, प्रयत्न से कठिन काम आसान हो जाता है। प्रयत्न से कठिन काम आसान हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर प्रयत्न से कठिन काम आसान हो जाता है। कितने सारे शब्द हैं और इन शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में लिखकर इस वाक्य को सार्थक शब्द समूह में लिखा गया है। तो वो क्या बन गया? वाक्य बन गया। और ये वाक्य जो है, ये वाक्य हमें कुछ बता रहा है कि हम प्रयत्न करें ना तो कुछ भी, कोई भी काम रहे, कितना भी कठिन रहे, वो क्या होता है? एकदम आसान हो जाता है। तो हमें क्या करनी चाहिए? हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो विचार है, ये विचार, ये वाक्य हमें बता रहा है, इसका भाव है वो हमें वो स्पष्ट कर रहा है। अब दूसरा उदाहरण देखिए,
मोर के पंख सुंदर होते हैं। मोर के पंख सुंदर होते हैं। अभी इस वाक्य में हमें मोर के पंखों के बारे में बताया गया है कि मोर के पंख कैसे हैं, सुंदर है। तो ये विचार हमें बताया जा रहा है, वो उस व्यक्ति वो भाव बता रही है, अपना विचार बता रही है कि मोर के पंख कैसे होते हैं, सुंदर होते हैं। तो इसको हम वाक्य कहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के टॉपिक पर आते हैं कि वाक्य के अंग कौन से हैं। उद्देश्य और विधेय। वाक्य के अंग कौन से हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों मौजूद होते हैं और इससे ही वाक्य बनता है। अब उसके आगे हम उद्देश्य किसे कहते हैं, उद्देश्य क्या है, उसके बारे में देखेंगे। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ये शब्द, ये वाक्यांश जो है वो बहुत जरूरी है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो यहाँ पर नीचे 2 उदाहरण दिए गए हैं। इस उदाहरणों से हम समझेंगे। पहला उदाहरण है, प्रधानाध्यापिका ने हमारी शिकायत सुनी। अब इस वाक्य में आप निरीक्षण कर रहे हो कि प्रधानाध्यापिका ने एक अलग रंग से लिखा हुआ है। अब प्रधानाध्यापिका के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, किसने हमारी शिकायत सुनी। जब ऐसा प्रश्न हम पूछते हैं इस वाक्य को देखकर, तो हमें क्या उत्तर प्राप्त होता है, प्रधानाध्यापिका ने हमारी शिकायत सुनी। तो जब हम इस वाक्य के लिए एक प्रश्न तैयार करते हैं इस प्रकार का, तो हमें उसमें हमारे उद्देश्य का उत्तर प्राप्त होता है। प्रधानाध्यापिका ने, तो इनके बारे में ये कहा गया है कि उन्होंने हमारी शिकायत सुनी। तो इसलिए जिसके बारे में कहा गया है, प्रधानाध्यापिका के बारे में कहा गया है, इसीलिए प्रधानाध्यापिका ने, यह वाक्य का भाग क्या आ जाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। इसको हम कहेंगे उद्देश्य, क्योंकि प्रधानाध्यापिका के बारे में कहा गया है कि उन्होंने हमारी शिकायत सुनी है। अब दूसरा वाक्य है, वे मंदिर देखने काठमांडू गए। वे मंदिर देखने काठमांडू गए। अब यहाँ पर वे देखो एक अलग रंग में लिखा हुआ है। तो कौन मंदिर देखने काठमांडू गए, वे मंदिर देखने काठमांडू गए। तो वे के बारे में बताया गया है कि वो मंदिर देखने काठमांडू चले गए हैं। तो जिसके बारे में कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है, वाक्य का उद्देश्य कहा जाता है। अब इस उद्देश्य हमने देख लिया। अब इन्हीं उदाहरणों में हम विधेय के बारे में जानकारी लेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। दूसरा है वाक्य का अंग विधेय। विधेय किसे कहेंगे, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। आप परिभाषाओं पर ध्यान देंगे बच्चों कि पहले जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो था हमारा उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो है विधेय। वही उदाहरण यहाँ पर मैंने इसीलिए लिए हैं ताकि आपको वो क्लियर हो। उदाहरण वही है, प्रधानाध्यापिका ने हमारी शिकायत सुनी। अब इसमें आप निरीक्षण करो कि ये जो हमारी शिकायत सुनी, ये जो है वो अलग रंग में मैंने लिखा है। अब प्रधानाध्यापिका ये जो है वो उद्देश्य है, और उस उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया है कि हमारी शिकायत सुनी। इनके बारे में क्या कहा गया है, हमारी शिकायत सुनी। तो हमारी शिकायत सुनी ये क्या हो जाएगा, वाक्य में विधेय कहलाएगा। तो आप
इसमें बहुत सारी चीजों का निरीक्षण करना है, आपको मैं आगे बताऊंगी कि आपको कैसे सब ध्यान में रखना है। दूसरा उदाहरण है, वे मंदिर देखने काठमांडू गए। अब उस वाक्य में हमारा उद्देश्य क्या था, वे। अब इस वे के बारे में क्या बताया गया है कि मंदिर देखने काठमांडू गए। तो मंदिर देखने काठमांडू गए, ये इस वाक्य में क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो इस प्रकार से उद्देश्य और विधेय ये दो वाक्य के अंग है। और किस तरीके से यहाँ पर आपको लिखना है, देखो, उद्देश्य प्रधानाध्यापिका ने। अब मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगी कि वाक्य हमारा क्या था, प्रधानाध्यापिका ने हमारी शिकायत सुनी, ऐसा हमारा वाक्य था। तो कुछ बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं उद्देश्य लिखते समय कि अरे हाँ, यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है, प्रधानाध्यापिका के बारे में बताया गया है। हाँ चलो चलो हम लोग उद्देश्य लिख देते हैं प्रधानाध्यापिका, पर आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रधानाध्यापिका ने, तो ने आप उसके साथ नहीं जोड़ते। ऐसे कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। प्रधानाध्यापिका ने शब्द भी आपका उद्देश्य में आने वाला है। तो इस प्रकार से प्रधानाध्यापिका ने ये उद्देश्य में आ जाएगा और हमारी शिकायत सुनी ये विधेय में आ जाएगा। वैसे ही उद्देश्य में वे और विधेय में मंदिर देखने काठमांडू गए। अब इन दोनों उदाहरणों से आपको भली भांति स्पष्ट हो गया होगा कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। अब आपको थोड़ी ट्रिक्स बताती हूँ कि इसमें आप कैसे जल्दी से पहचान लोगे उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। तो कुछ बातें आप याद रखो जिससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में। पहला है, कर्ता हमेशा उद्देश्य होता है। वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रियापद होता है। तो कर्ता जो होता है वाक्य का, वो कर्ता हमेशा उद्देश्य कहलाता है। जैसे प्रधानाध्यापिका ने हमारी शिकायत सुनी। किसने शिकायत सुनी, प्रधानाध्यापिका ने, तो वो कर्ता हो गई। तो वाक्य में कर्ता क्या आया, प्रधानाध्यापिका ने। तो वही हमेशा क्या होता है, वाक्य का उद्देश्य होता है। ये आप ध्यान में रखो, कर्ता ध्यान में रखोगे तो आपको जल्दी से उद्देश्य समझ में आ जाएगा। अब क्रियापद हमेशा विधेय में आता है। क्रियापद हमेशा विधेय में आता है। अब वे काठमांडू गए, तो आप गए, हमें क्रिया के सारे शब्द मालूम होते हैं, आना, जाना, खाना, पीना, बोलना, ये क्रिया के शब्द हैं, हम इसको क्रियापद कहते हैं। तो वे मंदिर देखने काठमांडू गए, तो गए देखो विधेय के भाग में आ गया है ना। तो हमेशा हमें ये मार्किंग करके रखना है कि क्रियापद हमेशा किसमें आता है, विधेय के भाग में आता है। तो आप एकदम आसानी से समझ जाओगे। उसके बाद विशेषण कर्ता का विस्तार होता है। देखो विशेषण जो होता है वाक्य में कर्ता का विस्तार करता है। जैसे राम हंसता है, राम हंसता है, राम जोर जोर से हंसता है, तो विशेषण क्या हो गया, जोर जोर से हंसता है। तो इस प्रकार से विशेषण क्या करता है, कर्ता का विस्तार करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। और स्कॉलरशिप में हमें उद्देश्य व विधेय पर किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और किस प्रकार से आपको उसके उत्तर लिखने हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। पर वो अलग अलग भागों में आपको किस प्रकार से पूछा जाएगा वो मैं आपको पहले समझाऊंगी, फिर इसके उदाहरणों पर हम चर्चा करेंगे। पहला है, वाक्य में होने वाले उद्देश्य भाग को पहचानो। वाक्य में होने वाले उद्देश्य भाग को पहचानो। आपको सिर्फ उद्देश्य भाग
पहचानने के लिए आएगा कि इसमें उद्देश्य भाग क्या है। वो आप 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शन में आपको क्या करना है, आपको उत्तर ढूंढना है कि उद्देश्य कौन सा ऑप्शन सही है और उसको आपको टिक करना है। आपका दूसरा है वाक्य में होने वाले विधेय भाग को पहचानो। एक उद्देश्य भाग को पहचानो पर प्रश्न आ जाएगा, दूसरा है विधेय भाग को पहचानो, इस पर प्रश्न आ जाएगा कि विधेय के जो ऑप्शन दिए जाएंगे 4 और उसमें से विधेय सही कौन सा है उसका पर्याय आपको चुनकर लिखना है। तीसरा भाग है उद्देश्य भाग के लिए विधेय पहचानो। आपको वाक्य में सिर्फ उद्देश्य दिया जाएगा और आपको उसमें सार्थक बैठने वाला विधेय चुनकर लिखना होगा, मतलब उसका पर्याय क्रमांक चुनकर आपको लिखना होगा। विधेय भाग के लिए उद्देश्य पहचानो। जैसे उद्देश्य भाग के लिए विधेय पहचानने के लिए आता है, उसी प्रकार विधेय भाग के लिए उद्देश्य को पहचानने के लिए भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि विधेय भाग दिया जाएगा और उसमें आपको उद्देश्य पहचानना होगा। अब पांचवा एक आपको टाइप आ सकता है, उद्देश्य भाग में होने वाले शब्दों की संख्या पहचानो। अब आपको वाक्य पूरे तरीके से पूर्ण वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य में सिर्फ उद्देश्य भाग में कितने शब्द हैं उनकी संख्या को आपको गिनना है और उसका सही पर्याय क्रमांक चुनकर लिखना है। आपका छठा प्रकार आ सकता है, विधेय भाग में होने वाले शब्दों की संख्या पहचानो। अब जैसे उद्देश्य वाले शब्दों की संख्या पहचानने आएगी, वैसे ही आपको विधेय भाग में होने वाले शब्दों की संख्या की पहचान भी करने के लिए प्रश्न आएगा, तो आपको वो पहचान कर सही पर्याय क्रमांक आपको लिखना है। तो इस शिष्यवृत्ति में आने वाले कुछ उदाहरणों का हम सराव करेंगे और उसका उत्तर लिखते समय क्या गलतियां होगी, किस प्रकार से आपको ध्यान देना है, वो हम उदाहरणों को पढ़ते पढ़ते समझेंगे। अब पहला है वाक्य में होने वाले उद्देश्य भाग को पहचाना। मैंने आपको ये पहले क्यों समझाया, क्योंकि ये आपके नजर के सामने सारे जो टाइप्स है क्वेश्चंस के वो आ जाएंगे, तो आपको वो एक बार अच्छे से स्मरण में रहेगा। कैसे 6 भाग टीचर ने बोले थे। तो पहला है वाक्य में होने वाले उद्देश्य भाग को पहचानो। तो उसमें पहला उदाहरण देखते हैं, राधिका पाठशाला में चली गई। राधिका पाठशाला में चली गई। अभी आप मेरे साथ बच्चों मन में हल भी करते जाओ, क्योंकि उद्देश्य और विधेय आपको समझ में आया है। हाँ, तो उदाहरण भी स्क्रीनशॉट करते जाओ हर एक के। राधिका पाठशाला में चली गई, इसमें उद्देश्य कौन सा आएगा? अब मैंने आपको कुछ बात बताई है, आपको याद आ रही होगी कि कर्ता वाक्य में उद्देश्य होता है। तो ये अगर आपके ध्यान में रहेगा तो आप झट से उत्तर समझ लोगे कि यहाँ पर राधिका क्या आएगी, इस वाक्य का उद्देश्य आएगी, है ना। तो राधिका ये शब्द इस वाक्य के उद्देश्य भाग में आएगा। तो आप क्या करोगे, राधिका चली गई पाठशाला और मैं चली। हमें 4 ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खाली जो सही ऑप्शन है उसको हम देखेंगे, हमारा उत्तर झट से कम समय में लग जाएगा। तो हमारा उत्तर है राधिका। उसके बाद दूसरा उदाहरण है, साधु ने तोते को उपदेश दिया। साधु ने तोते को उपदेश दिया। अब यहाँ पर और एक बात मैंने आपको पहले समझाई, वो आपको ध्यान में रखनी है, गलतियां नहीं करनी है। साधु ने तोते को उपदेश किया, इस वाक्य में हमें उद्देश्य ढूंढना है। कर्ता हमारा उद्देश्य होता है। और यहाँ पर और एक बात है कि उद्देश्य ज्यादातर कुछ उदाहरणों में पहले भाग में ही, मतलब शुरुआत में ही आ जाता है। तो साधु ये क्या हो गया, इस वाक्य का उद्देश्य हो गया। तो साधु ही उत्तर लिखोगे क्या आप? साधु नहीं ना, आप क्या लिखोगे उसके साथ? हाँ बराबर है, आपको ध्यान में आया। साधु ने, साधु ने ये
वाक्य में उद्देश्य में आएगा। तो साधु ने, आपको फंसाने के लिए ना साधु ये भी ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हैं, पर आपको साधु ने ये जो पर्याय क्रमांक है वो आपको चुनना है। तो तोते नहीं आएगा, उपदेश भी नहीं आएगा, साधु ने हमारा इसका उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से इसमें उद्देश्य है साधु ने। तो आप ब पर्याय क्रमांक को टिक करोगे और सही पर्याय चुनकर लिखोगे। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। सभी भारतीय जवानों ने मोर्चा संभाला। सभी भारतीय जवानों ने मोर्चा संभाला। अब इसमें हमें उद्देश्य ढूंढना है। उद्देश्य कौन सा आएगा? किसने मोर्चा संभाला? सभी भारतीय जवानों ने। सभी भारतीय जवानों ने। अभी आप घाई घाई में मत लिख देना, मतलब अगर पर्याय है दिए हुए तो सभी भारतीय जवान ऐसा चुनकर नहीं लिखना। अगर ऐसा भी दिया जा सकता है तो सभी भारतीय जवानों ने, है ना। उद्देश्य क्या आएगा वाक्य में? सभी भारतीय जवानों ने, ये इस वाक्य का क्या होगा? उद्देश्य होगा। तो यहाँ पर आप टिक करोगे, ठीक है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। इसमें आपको उद्देश्य ढूंढना है। तो आपको एक बार बार सराव करने से कर्ता आपके मन में फिक्स हो जाएगा। आप वाक्य को देखते ही कर्ता पहचान लोगे और उसको उद्देश्य में लिख दोगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये कर्ता हुआ वाक्य का, और आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आ जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार से आपको वाक्य के उद्देश्य को पहचानना है। अब आपका दूसरा प्रकार है, वाक्य में होने वाले विधेय भाग को पहचानो। वाक्य में होने वाले विधेय भाग को पहचानो। इसमें आपका पहला उदाहरण है, मेरी माँ रसोई में खाना बना रही है। मेरी माँ रसोई में खाना बना रही है। अब हमें उद्देश्य नहीं ढूंढना है बच्चों, क्या ढूंढना है? विधेय भाग को ढूंढना है। तो यहाँ पर मेरी माँ ये कर्ता हो गई, तो क्रियापद हमेशा कहाँ पर आता है? विधेय के भाग में आता है। तो खाना बना रही है, बना रही है, तो ये क्रिया का शब्द कहाँ पर है? हाँ, वो आपको देखना है। तो वो जो क्रिया का शब्द होगा वहां जहां पर, वो आपका विधेय भाग आएगा। ये आप ध्यान में रखो। तो रसोई में खाना बना रही है, ये आपका क्या आ जाएगा? विधेय। तो आपको पहले ऑप्शन पर टिक करना है। इन शब्दों को, बाकी ऑप्शन को देखने की जरूरत आपको है क्या? नहीं। तो आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो उत्तर ढूंढने में बहुत ही कम समय लगता है, और स्कॉलरशिप में यही ज्यादा जरूरी है कि कम समय में आप क्वेश्चन को हल करो। अब आपका दूसरा उदाहरण है, सिंह गुफा में रहता है। सिंह गुफा में रहता है, तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। सिंह गुफा में रहता, गुफा में, तीसरा ऑप्शन है गुफा में रहता है, और चौथा है रहता है। तो इसमें से आपको विधेय ढूंढना है। तो क्या इसमें विधेय आएगा? सिंह कर्ता हो गया। सिंह कहाँ रहता है? गुफा में रहता है। तो इस वाक्य में क्रिया का शब्द यहाँ पर है रहना, रहता है, तो क्रियापद वाला भाग विधेय हो जाएगा। तो गुफा में रहता है, ये आपका क्या आ जाएगा? विधेय वाला भाग आ जाएगा। और ऑप्शन कहाँ पर है? यहाँ पर है, गुफा में रहता है। तो आप तीसरे ऑप्शन पर टिक करोगे। आगे बढ़ते हैं। हरीश ने कविता पढ़ी। हरीश ने कविता पढ़ी। इसमें आप उत्तर लगाते जाओ बच्चों मन में। इसका विधेय भाग ढूंढो चार ऑप्शन में। हरीश ने कविता पढ़ी, और चौथा ऑप्शन है कविता पढ़ी। तो इसमें विधेय भाग कौन सा आएगा? अब आप हरीश ने नहीं लेना है, इसमें ने कविता पढ़ी ऐसा नहीं आएगा। मैंने आपको क्या कहा था कि उद्देश्य में ये ने उस कर्ता के साथ जुड़ जाता है। तो आपको सिर्फ कविता पढ़ी, कविता
पढ़ी यही विधेय भाग में आएगा। चौथा उदाहरण, हम भारत के नागरिक हैं। हम भारत के नागरिक हैं, इसमें विधेय भाग कौन सा आएगा? यहाँ पर देखो क्रिया का शब्द होना है, तो भारत के नागरिक हैं। हम आ जाएगा उद्देश्य और भारत के नागरिक है, ये इस वाक्य में क्या आ जाएगा? विधेय। उसका आगे का प्रकार देखते हैं। उद्देश्य भाग के लिए विधेय पहचानो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि जो वाक्य आपको पूरा करना है विधेय लिखकर, तो उसका एक अर्थ निकलना चाहिए और सटीक अर्थ निकलना चाहिए, तो ही वो वाक्य अच्छे तरीके से अर्थपूर्ण होगा। तो पहला आपको दिया है गेंद, गेंद डैश डैश, तो इसके आगे विधेय हमें पहचानना है, तो गड्ढे में, दूसरा है गिर गई, में गड्ढे में गिर गई। अब यहाँ पर गिर गई भी आप झट से लिख सकते हो, पर मैंने क्या कहा, उस वाक्य को एकदम अर्थपूर्ण करना है और ज्यादा जानकारी भी उसमें होनी चाहिए। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? गड्ढे में गिर गई, गड्ढे में गिर गई, तो गेंद गड्ढे में गिर गई, ये आपको वहां पर लिखना है, विधेय चुनना है और चौथा ऑप्शन आपको लगाना है। अब सेकंड आपका एग्जाम्पल है बंदर डैश डैश, बंदर डैश डैश। अब ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पेड़ से गिर पड़ा, पड़ा, पेड़ से गिर। अब आपको ध्यान में रखना है कि क्रिया का शब्द विधेय में होता है, तो आप ऑप्शन देख लोगे और क्रिया का शब्द किस में है और अर्थपूर्ण वाक्य कब बनेगा, ये आपको झट से पहचानना है। और पेड़ से गिर पड़ा, ये ऑप्शन टिक करना है और उसमें विधेय पहचान कर लिखना है। कम समय में आपका काम होगा, नियमों को ध्यान में रखो। आगे है महेंद्र सिंह धोनी ने डैश डैश, हाँ ये बहुत सबको पसंद है, महेंद्र सिंह धोनी है ना, तो उसने शतक लगाया आएगा, ने शतक लगाया आएगा, कि शतक आएगा, कि लगाया आएगा। अब देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी ने, ये आपको उद्देश्य में आ जाएगा और विधेय में क्या आएगा? वापस आप गलती कर सकते हो, आप फटाक से ने शतक लगाया ये चुन सकते हो, पर नहीं, मैंने क्या सिखाया आपको कि ने आपका कर्ता के साथ जुड़ जाएगा और वो उद्देश्य में आ जाएगा, इसलिए आपको अपना दिमाग वहां पर लगाना है और शतक लगाया, ये वहां पर विधेय सटीक सार्थक अर्थ से चुनकर ऑप्शन लगाना है। आपका चौथा प्रश्न है राजू डैश डैश। ऑप्शन है क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है, खेल रहा। इसे चार ऑप्शन है आपको वहां पर देखना है क्रियापद कहाँ पर अर्थपूर्ण रूप से आया है, तो राजू क्रिकेट खेल रहा है, तो आपका विधेय में आ जाएगा राजू क्रिकेट खेल रहा है, इसमें क्रिकेट खेल रहा है, ये ऑप्शन आपको चुनना है और उसका पर्याय क्रमांक लिखना है। चलो आगे देखते हैं उसका अलग प्रकार। विधेय भाग के लिए उद्देश्य पहचानो। अब आपको विधेय भाग दिया गया है और आपको सटीक उद्देश्य भाग को पहचानना है, तो डैश डैश देश का गौरव है। अब इसमें आपको लिखते समय भी आपको बच्चों थोड़ी सी सामान्य ज्ञान की जानकारी भी होनी चाहिए, तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, हिमालय, पेड़, जंगल, खरगोश। तो हमें इस वाक्य के अर्थ को समझना है, देश का गौरव है, तो कौन सी चीज देश का गौरव हो सकती है, तो ये चार ऑप्शन पर हमें तुरंत विचार करना है और ये जो तीन ऑप्शन है, ये तीन ऑप्शन में कोई मतलब नहीं है, तो हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां है वो हमारे भारत देश का गौरव बढ़ाती है, ये हमें मालूम है, तो वहां पर हिमालय देश का गौरव है, इसलिए आपको उद्देश्य क्या चुनना है? हिमालय। तो आपका वाक्य अर्थपूर्ण बन जाएगा, हिमालय देश का गौरव है। तो इस प्रकार से आपको पहले ऑप्शन पर टिक लगाना है। आपका सेकंड एग्जांपल है डैश डैश सफलता की कुंजी है।
अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए आलस्य, परिश्रम, आराम, दौड़ना। अब ये जो ऑप्शन आपको दिए गए, अब आलस करके सफलता पाएंगे क्या हम लोग? तो थोड़ा आपको अपने पहले आप वाक्य को क्या करोगे, उस वाक्य के अर्थों को, भाव को जानने की कोशिश करो कि उसमें क्या पूछा गया है, तो आप आंसर जल्दी से लगा सकते हो। आलस से सफलता नहीं मिलती, आराम से सफलता नहीं मिलती, दौड़ने से थोड़ी सफलता मिलने वाली है, ये तो एकदम ही गलत है। तो परिश्रम, मेहनत करने से क्या होगा, हम जरूर सफलता पाएंगे। तो आपको ये सोचने का तरीका भी आपका उसमें विकसित होगा, ऐसे आपको सोचना है उत्तर लिखने के लिए। तो परिश्रम जो है वो आपका आंसर आएगा, उस ऑप्शन को आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है डैश डैश कश्मीर घूमने गया था। अब यहाँ पर देखो, इस प्रश्न के जो ऑप्शन है ना, उस ऑप्शन पर आप थोड़ा विचार करो। मैंने ये आपको क्यों दिया है, रमेश, दूसरा ऑप्शन है देश, तीसरा ऑप्शन है कामिनी और चौथा ऑप्शन है लीना। अब इस वाक्य को मैंने आपको क्या कहा कि वाक्य को पढ़ो। कश्मीर घूमने गया था, नॉट गई थी, है ना। यहाँ पर आपको लिंग के बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अगर ऐसा लिखते हो कामिनी, तीसरा ऑप्शन लेते हो कामिनी कश्मीर घूमने गया था, सही है बच्चों? नहीं, है ना। तो लीना कश्मीर घूमने गया था, वाक्य सही है? नहीं। तो देश कश्मीर घूमने गया था, लोग देश घूमने जाते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो आपको यहाँ पर रमेश इस ऑप्शन को चुनना है, रमेश कश्मीर घूमने गया था, बराबर है। यहाँ पर आपको पुरुष वाचक शब्द ही लिखना है, रमेश। यहाँ पर आपको कामिनी और लीना नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से जब आप वाक्य के भाव को समझ लोगे ना, तो आपको बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, तो आपको झट से आंसर लिखना आ जाएगा। चौथा, डैश डैश देश की आर्थिक राजधानी है। अब मैंने आपको कहा आपको थोड़ा सामान्य ज्ञान होगा तो आप आंसर लगा सकते हो। तो हम सबको पता है कि कलकत्ता भी नहीं, दिल्ली भी नहीं और चंडीगढ़ भी नहीं, हमारी मुंबई जो है वो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा मुंबई। सेकेंड ऑप्शन को आपको टिक लगाना है। आपका पांचवा भाग है, उद्देश्य भाग में होने वाली शब्द संख्या को पहचानना है। अकबर महान शासक थे, अकबर महान शासक थे, इसमें आपको क्या करना है, उद्देश्य भाग, इन शब्दों पर आप ध्यान दो। उद्देश्य भाग, उद्देश्य कर्ता होता है, तो यहाँ पर कर्ता क्या आया, अकबर। अकबर महान शासक थे तो कर्ता क्या आया, अकबर। तो अकबर हमारे क्या हो गए, उद्देश्य में आ गए। तो उद्देश्य में खाली यहाँ पर एक ही शब्द है, तो आपको कितने शब्द है वहां पर, एक। तो आपको 1 3 4 2 ऐसे ऑप्शन दिए हैं, तो आपको एक पर टिक करना है। तो ये आप ध्यान रखो कि उद्देश्य में दिया गया है कि विधेय के बारे में शब्द संख्या पूछी गई है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, रामू नौकर ने मेहमानों को पानी पिलाया। रामू नौकर ने मेहमानों को पानी पिलाया। तो उद्देश्य भाग देखना है हमें। अब आपको मेरी बात याद होनी चाहिए, रामू नौकर ने, आपको मेरी बात याद रहेगी तो आप, हाँ, रामू नौकर ने, ये उद्देश्य हो जाएगा, और मेहमानों को पानी पिलाया विधेय हो जाएगा। तो यहाँ पर रामू 1, नौकर 2, नहीं 3, तो 1 2 3 ऐसे 3 शब्द यहाँ पर उद्देश्य में आते हैं। तो आपको पहले ऑप्शन पर टिक लगाना है। तीसरा, मुनमुन को बहुत डर लग रहा था। मुनमुन को बहुत डर लग रहा था, तो मुनमुन को ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य भाग में आ जाएगा। उसमें 2 शब्द है, 1 2, तो 2 यहाँ पर आपका ऑप्शन शब्द संख्या का आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब विधेय भाग की शब्द संख्या को हमें पहचानना है। तो विधेय भाग में क्रियापद वाला भाग ध्यान में रखना है आपको। और पहला उदाहरण देखते हैं, हम बड़ों का आदर करते हैं। हम आपका उद्देश्य में चला जाएगा, हम
किसका आदर करते हैं? बड़ों का आदर करते हैं, तो वो विधेय हो जाएगा। तो विधेय भाग में आपको शब्द संख्या चुननी है, गिननी है। 1 2 3 4 5, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 5। तो इस प्रकार से आप 5 को टिक करोगे, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। जलाशय कौन चमचमा रहा था चांदी की भांति? जलाशय। तो जलाशय उद्देश्य में चला गया, तो विधेय कितना बचा? चांदी की भांति चमचमा रहा था। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 शब्द संख्या आ गई, तो ऑप्शन आपको टिक करना है 6, पहला वाला आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। तीसरा उदाहरण, मोहन प्रयाग में रहता है। मोहन प्रयाग में रहता है, मोहन करता है, ये उद्देश्य हो गया, और प्रयाग में रहता है, विधेय हो गया। तो आपको शब्द संख्या गिननी है, 1 2 3 4, 4। तो आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से आपको बच्चों सराव करना है कि किस प्रकार से शब्द संख्या आपको उद्देश्य और विधेय में गिननी है। अब और इसमें मैं आपको घटक समझाऊंगी। किस वाक्य में देखो, स्थान का परिचय आपको ज्यादा अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि सही शब्द सही जगह पर स्थान पर हो तो वाक्य सही बनता है, और उसमें उद्देश्य और विधेय बहुत मायने रखते हैं। अब इसमें देखो, वाक्य में उद्देश्य और विधेय का प्रयोग हमें सही जगह पर करना है, और वाक्य को क्या करना है? पुनः हमें लिखना है। पहला उदाहरण देखो, को व्यंजन दादाजी लगते हैं अच्छे। कैसा लगा ना सुनने में? हाँ, तो आपको उसको क्या करना है? उद्देश्य को ले आओ अपनी जगह पर, विधेय को ले आओ अपनी जगह पर, और उससे क्या होगा? अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा। तो उद्देश्य अपनी जगह पर होना चाहिए और विधेय भी अपनी जगह पर होना चाहिए। तो छात्रों, वाक्य में उद्देश्य है दादाजी को और विधेय है व्यंजन अच्छे लगते हैं। तो पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा? क्रम में लगाना पड़ेगा। दादाजी को व्यंजन अच्छे लगते हैं। ये घटक भी आप ध्यान में रखो, ये प्रकार भी आप ध्यान में रखो। पुस्तक पढ़ता है सोहन, आपको सही लगाना है। सोहन पुस्तक पढ़ता है, उद्देश्य आपका कर्ता में, और विधेय आपका यहाँ पर आप लिखोगे सोहन पुस्तक पढ़ता है। उद्देश्य सोहन, विधेय पुस्तक पढ़ता है। तो इसको सही क्रम में लगाकर आपको इस तरीके से लिखना है। तीसरा है, अखबार पढ़ पिताजी है रहे। अखबार पढ़ पिताजी है रहे, कैसे उल्टा पुल्टा लगा? अब उसको सीधा करो, उद्देश्य को उद्देश्य की जगह पर और विधेय को विधेय की जगह पर। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो उद्देश्य हो गया पिताजी, विधेय हो गया अखबार पढ़ रहे हैं। ये प्रकार भी आप ध्यान में रखो। अब बच्चों, उद्देश्य और विधेय का विस्तार आप कैसे करोगे? यहाँ पर आपको उदाहरण मैंने एक लिखा है, राम पढ़ता है। राम करता है, यहाँ पर उद्देश्य है, पढ़ता है आपका विधेय है। अब इसको आप कैसे विस्तारित करोगे, कैसे बढ़ाओगे? तो मेरा प्यारा बेटा राम मन लगाकर पढ़ता है। देखो, पढ़ता है ये विधेय था, उसको विस्तारित कर दिया गया मन लगाकर, और राम है उद्देश्य, उसको और विस्तारित किया गया, मेरा प्यारा बेटा राम। तो इस प्रकार से उद्देश्य का भी विस्तार हुआ और विधेय का भी विस्तार हुआ। दूसरा, और एक वही वाक्य हम कैसे लिख सकते हैं? मेरा प्यारा बेटा राम हिंदी पढ़ता है। हिंदी, अब मैंने एक बार मन लगाकर पढ़ता है ऐसा विस्तार किया, अब मैंने हिंदी पढ़ता है ऐसा विधेय का विस्तार किया। तो हम उद्देश्य और विधेय का विस्तार करते हैं, और उसमें पहला है आपका कर्म का विस्तार। कर्म का विस्तार, इसका उदाहरण देखो, रमेश दूध पीता है। अब इसमें कर्म कौन सा है? दूध। रमेश क्या पीता है? रमेश दूध पीता है। तो ये प्रश्न पूछने पर हमें कर्म मिलता है दूध। तो दूध इस शब्द का हम विस्तार, मतलब कर्म का हम विस्तार कैसे करेंगे? रमेश गाय का ताजा दूध पीता है।
गाय का ताजा दूध, गाय का ताजा दूध, ये क्या हो गया, कर्म का विस्तार हो गया। तो इस प्रकार से हम इस उद्देश्य विधेय में कर्म का विस्तार कर सकते हैं। दूसरा है क्रिया का विस्तार। क्रिया के शब्द आप सबको पता है, मैंने बताया आपको। उसने खाना खाया, उदाहरण कौन सा है, उसने खाना खाया। अब उसमें विस्तार कैसे करोगे, खाने की क्रिया है। उसने घर जाकर खाना खाया, घर जाकर खाना खाया। हाँ, तो ये क्रिया के लिए विस्तार हो गया, घर जाकर खाना खाया। या तो उसने घर जाते ही खाना खाया, घर जाते ही खाना खाया। तो इस प्रकार ये क्रियापद के लिए यहाँ पर इसका विस्तार हुआ। तीसरा है कारक के प्रयोग से विस्तार। मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण पीछे पढ़ा है, हरीश ने, है ना, भारतीय जवानों ने। तो ये ने जो शब्द है, से जो है, ये सारे कारक कहलाते हैं। और उसका उदाहरण हम देखते हैं, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो ने और को एक कारक हो गए, और इन कारकों का ही और कुछ अलग कारक का उपयोग कर विस्तार कैसे होगा, राम ने रावण को तेज बाणों से मारा, से मारा, तेज बाणों से मारा। तो ये से इस कारक का प्रयोग कर हमने इस वाक्य का विस्तार किया। तो इस प्रकार से कारक के विस्तार से हम वाक्य लिखते हैं। वाक्यांश मैंने पहले लेक्चर्स में भी समझाया है कि वाक्यांश वाक्य का भाग होता है, टुकड़ा होता है। तो यहाँ पर उदाहरण देखो, सीता कथा सुनकर रो पड़ी। अब इसको वाक्यांश का उपयोग कर कैसे विस्तारित करेंगे, सीता हृदय विदारक कथा सुनकर रो पड़ी। हृदय विदारक, ये दो शब्द यहाँ पर मैंने उपयोग में लाए, ये वाक्यांश है छोटा सा, हृदय विदारक। तो इसको मैंने यहाँ पर उपयोग में लाया और इसका विस्तार किया। सीता हृदय विदारक कथा सुनकर रो पड़ी। अब आपको यहाँ पर छोटा सा हम अभ्यास करते हैं। अभी आपको भली भांति उद्देश्य विधेय, उसमें होने वाली सभी छोटी छोटी चीजें ये समझ में आया होगा। अब आप मन में ही अपने उत्तर लगाओ बच्चों। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है। आपको उदाहरण दी गए, राजा रथ पर सवार हो गया है। तो मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है, तो यहाँ पर आपको उद्देश्य क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पर अलग अलग लिखना है, उद्देश्य और विधेय। तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर देखो, उद्देश्य क्या आ जाएगा, मनुष्य, और विधेय पशु से किस बात में भिन्न है, ये विधेय में चला जाएगा। राजा उद्देश्य में आएगा और विधेय में रथ पर सवार हो गया, ये आपका विधेय में आ जाएगा। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े, हम आ जाएगा उद्देश्य में, और समुद्र में नहाने को चल पड़े आ जाएगा विधेय में। चौथा, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, तो काठमांडू हो गया उद्देश्य में, और नेपाल की राजधानी है, ये काठमांडू के बारे में बताया गया है, उद्देश्य के बारे में कहा गया है, नेपाल की राजधानी है, तो वो हो गया विधेय। और जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, इस वाक्य में आप ध्यान में रखो, जिह्वा ने उद्देश्य में चला गया और विवेकपूर्ण उत्तर दिया। यहाँ पर ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया ऐसा विधेय में नहीं आएगा, आपको जिह्वा ने, इसमें जिह्वा ने ये उद्देश्य में लिखना है। तो इस प्रकार से आपको कुछ उदाहरणों का सराव करना है। आगे बढ़ते हैं, और आपके लिए बच्चों ये छोटा सा स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय में आपको उद्देश्य अलग करके लिखना है और विधेय को अलग करके लिखना है। तो आपके लिए यहाँ पर 6 उदाहरण मैंने दिए हैं। श्रीमती जी ने घड़ी में अलार्म लगा दिया। नया ठेकेदार ईमानदार था। जीभ ने नम्रता बनाए रखी। ग्रामीण नदी में कूदा।
मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने लगा। राजा ने राजकुमारी को गले लगा लिया। अब ये 6 उदाहरण देखो, उसमें आपको मैंने जो बातें सिखाई है वो ध्यान में रखकर उसका उद्देश्य तथा विधा में वर्गीकरण करना है। आप उसको स्क्रीनशॉट करो स्वाध्याय को और मुझे उसका उत्तर व्हाट्सएप पर भेजो। मैं रुकती हूँ आपके लिए थोड़ा सा, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करिए। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस प्रकार से उद्देश्य लिखना है और किस प्रकार से विधेय लिखना है। ठीक है, तो आपको ये सब सारी जो उद्देश्य और विधेय के बारे में तथा स्कॉलरशिप के जो प्रश्न हैं कैसे प्रकार से आ सकते हैं, इन सब की जानकारी इसमें भली भांति हुई होगी, ऐसे मैं आशा करती हूँ। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप वापस यही लेक्चर बीएमसी के एजुकेशन चैनल क्लास 5 पर जाकर देख सकते हो और हमारे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे वीडियोस को आप शेयर करो। धन्यवाद बच्चों।